Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो है आपके सिलेबस अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर। लास्ट ईयर 11th में आपने जो पार्ट्स पढ़े थे वो एक स्टैट्स का था और एक बेसिक आपकी इकोनॉमिक्स थी जो पूरी थ्योरी थी, और स्टैट्स का आपका पार्ट पूरा प्रैक्टिकल था। यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए डिफरेंट टर्म्स हैं। अर्थशास्त्र को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों ही बुक्स आपकी 40 मार्क्स की आएंगी। पार्ट ए आपका व्यष्टि अर्थशास्त्री 40 मार्क्स का है और पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का है। पार्ट ए जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अगर हम देखें तो आपके पास 4 यूनिट है। परिचय जो 5 मार्क्स का है, यानी कि बेसिक परिचय आएगा आपका इसमें। उपभोक्ता का व्यवहार जो कि 12 मार्क्स का है। उत्पादक का व्यवहार 12 मार्क्स एंड बाजार के स्वरूप एवं कीमत निर्धारण 11 मार्क्स। जो बड़ा क्वेश्चन आपका आता है वो बेसिकली यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में से आता है। अगर हम बात करें द्वितीय खंड यानी कि आपके समष्टि अर्थशास्त्र की, तो उसमें आपके पास अगेन 5 यूनिट्स हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केवल अभी के लिए नहीं, अगर जब हम 12th के बाद भी स्टडी करेंगे तो नेशनल इनकम एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपके आगे तक भी आता है। वैसे बेसिक देखा जाए तो बीकॉम वगैरह जो स्टूडेंट्स करेंगे उनके लिए ये इकोनॉमिक्स आगे जाके थोड़ी वाइड हो जाती है, बट टॉपिक्स यही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बिल्कुल चेंज हो जाएगी। 11 से 12th में आए आपने तब आपके लिए थोड़ा इकोनॉमिक्स हल्की सी चेंज हुई है, बट अब टिल एमकॉम तक आपके लिए टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। बस यही है कि ये टॉपिक्स और डीप में चले जाएंगे, इनको आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। द्वितीय खंड की हम बात करें तो आपके पास है फर्स्ट यूनिट राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं 11 मार्क्स। मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है। मुद्रा यानी कि मनी कैसे काम करती है 10 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद आय व रोजगार का निर्धारण कि कैसे इकोनॉमिक यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण होता है 10 मार्क्स। बजट व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करता है, और नगद विहीन लेन देन यानी कि जो आज के समय में हम यूपीआई वगैरह की बात करते हैं, पेटीएम वगैरह की बात करते हैं, वो टर्म इसमें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बच्चों देखो, सबसे पहले जो आपकी यूनिट है 5 मार्क्स की, उसमें आप डीप में पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली एक सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल फर्म के बारे में बात करती है, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यानी कि एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या केंद्रीय समस्याएं यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो 3 है। क्या उत्पादन करा जाए, किस प्रकार से करा जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि हमारे पास जो भी सोर्सेज उपलब्ध हैं उसमें किसी भी चीज़ को कैसे उत्पादित किया जा सकता है, या फिर कोई 2 चीज़ों के मध्य उत्पादन को कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, उसके बारे में हम उत्पादन संभावना वक्र में पढ़ेंगे। अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत की अवधारणा, ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है, 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद है 12 मार्क्स के बारे में उपभोक्ता का व्यवहार। फर्स्ट है आपका उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। उपभोक्ता के संतुलन में आप पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता क्या होती है, कोई भी चीज़ हम जो कंज्यूम करते हैं उससे हमारे को जो मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है वो कहलाती है उपयोगिता, ठीक है। जैसे आपको पानी की प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो उससे क्या हुई आपको प्राप्त, आपको जो संतुष्टि प्राप्त हुई उसको हम बोलते हैं उपयोगिता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। उपयोगिता विश्लेषण के बाद उपयोगिता का अर्थ प्रकार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ का कंटिन्यू प्रयोग करते जाते हो, एक टाइम के बाद उसकी उपयोगिता क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। ऑफकोर्स बात है, अभी आपको तेज प्यास लगी है तो पानी की जगह पहली घूंट पियोगे, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। जबकि जब आप लगातार पानी पीते रहेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो पानी की वैल्यू आपके लिए खत्म हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें, तटस्थता वक्र और उपभोक्ता का संतुलन। सेकंड है मांग की अवधारणा। मांग क्या होती है, ठीक है, यानी कि आपके पास पैसे और आप मार्केट में कोई चीज़ की मांग करने गए, उसे साधारण शब्दों में मांग कहते हैं। उसको हम डीप में पढ़ेंगे कि बाजार मांग क्या होती है, मांग अनुसूची, मांग वक्र, मांग के निर्धारक तत्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। एक बार जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया उसको पूरे साल भर इन चीज़ों को रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि हम जो मांग क्या है, ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं, हम मार्केट में गए, हमने उसकी क्या करी,
शॉप वाले को बोला भैया हमें ये दे दो, बहुत बेसिक शब्दों में क्या है, वही मांग है, तो बताओ इसमें रटने जैसा क्या है। मांग के निर्धारित तत्व, मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन और मांग का नियम। फिर है मांग की कीमत लो, कि मांग के ऊपर प्राइस का कितना फर्क पड़ता है और उसके नापने की विधियां क्या क्या है। 3 विधियां हैं, प्रतिशत विधि, कुल विधि और ज्यामितीय विधि। ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार 12 मार्क्स का है। यूनिट 3 पूर्ति, आपने शॉप वाले को पैसे देकर चीज़ मांगी और उसने क्या करा, आपको वो चीज़ दे दी, वो पूर्ति, आपने जो मांगी वो मांग। इसको हम पढ़ेंगे। वही जैसे मांग था, पूर्ति, बाजार पूर्ति, पूर्ति अनुसूची, पूर्ति वक्र, पूर्ति के निर्धारक तत्व, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन एवं पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति का नियम। देखो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपको सबके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ें, जिससे क्या है आप अपनी प्रॉब्लम उसे शेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाकर यहाँ पर डाल सकती हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ये ऑफकोर्स बात है, टीचर के लिए इंस्पिरेशन होता है कि हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो एक टीचर के लिए इससे बेस्ट मोटिवेशन कुछ और नहीं हो सकता। उत्पादन फलन, उत्पादन क्या होता है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत साधन। ठीक है, स्थिर साधन होते हैं और परिवर्तनशील साधन होते हैं। उत्पादन फलन का अर्थ प्रकार, यहाँ पर मैं हर चीज़ को डीप में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जब सिलेबस आप करोगे तब इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है उसी के बारे में यहाँ पे डीप पर आपको बताने वाली हूँ। इस सिलेबस के आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ ले सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ डाल दी है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, उत्पादन का अर्थ, उत्पादन की अवधारणा है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम व कारण और विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था। उसके बाद है लागत की अवधारणा। लागत क्या होती है, किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी आपकी क्या हो रहा है, सामग्री प्रयोग में आ रही है, जो भी धन लग रहा है, उन सब का टोटल लागत कहलाता है। ठीक है, लागत बेसिकली हम बोलते हैं ना कि यार ठीक है, अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, ओके, तो हम क्या कहते हैं कि यार चल एक बिस्किट का पैकेट भी तो कंपनी को बनाने में 4-5 रुपये तो एक पर पैकेट को लगे होंगे, तब जाके वो हमें 5 रुपये में बेच रही है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ये तो जानता होगा कि किसी चीज़ की बेसिक लागत क्या होती है, और इसको हम और प्रोफेशनल लैंग्वेज में चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है लागत, अल्पकालीन लागत वक्र, कुल लागत, स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत। देखो बच्चों, कुछ टर्म्स हैं वो हर चैप्टर में सेम ही मिलेंगे आपको। जब आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान से पढ़कर इसमें वेरिएशंस करने होंगे। सीमांत लागत का अर्थ है अल्पकालीन लागत वक्रों के अंतर संबंध। आगम की अवधारणा है, आगम की अवधारणा यानी कि इनकम की अवधारणा है, उसका अर्थ, प्रकार, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। आप देख रहे होंगे बार बार क्या शब्द रिपीट हो रहे हैं, कुल, औसत, परिवर्तनशील, सीमांत, ये सब बार बार रिपीट होते रहेंगे। जिस बच्चे ने इन टर्म्स को बेसिकली एक बार में समझ लिया, उसके लिए फिर आगे चाहे कोई भी वर्ड लग जाए वो आराम से इनको कर सकता है। औसत आगम में कीमत में संबंध, विभिन्न बाजार स्थितियों में आगम वक्र, उत्पादक का संतुलन, जैसे उपभोक्ता का संतुलन होता है वैसे ही उत्पादक का भी संतुलन होता है। यूनिट 4 बाजार के स्वरूप एवं कीमत निर्धारण। बाजार के कई प्रकार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार यानी कि जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे विक्रेताओं और बहुत सारे खरीदारों। बाजार के अन्य स्वरूप में है एकाधिकार, यानी एकाधिकार में एक ही विक्रेता और बहुत सारे ग्राहक हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है, एप्पल है, एप्पल के पास क्या है, उसका आईफोन है, इकलौता क्या है, वो उसकी मोनोपोली है। आपको एंड्रॉयड बहुत सारे मिल जाएंगे बट एप्पल की कंपनी तो एक ही मिलने वाली है। प्रतियोगिता और अल्पाधिकार का अर्थ विशेषताएं। बाजार संतुलन में साम्य कीमत, साम्य मात्रा, बाजार संतुलन का निर्धारण, मांग व पूर्ति में परिवर्तन का बाजार संतुलन पर प्रभाव। इसके बाद हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो की। इसमें क्या होता है, हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि में हम करते हैं केवल किसी एक सिंगल फर्म या फिर एक व्यक्ति के बारे में, जबकि हम समष्टि में जो अध्ययन करते हैं वहाँ पर हम करते हैं पूरी समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले टॉपिक आपके लिए आएगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसकी मुख्य शब्दावलियाँ क्या हैं। स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक होता है किसी निश्चित तिथि को आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है, और प्रवाह होता है निश्चित तिथियों के मध्य, यानी कि एक महीने में आपने कितना सामान खरीदा और बेचा। आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ, आय का चक्रीय प्रवाह होता है आपने क्या करा, आपको जैसे आपके फादर को सैलरी मिली, आप उसको मार्केट में खर्चेंगे, वो मार्केट से घूम घाम कर वापस कैसे होगी, अगेन हमें सैलरी के रूप में मिलेगी, और वही आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, सकल और शुद्ध एवं मूल्यह्रास। सकल और शुद्ध में केवल इतना डिफरेंस होता है, सकल में ह्रास यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, जबकि शुद्ध में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता।
घरेलू सीमा एवं सामान्य निवासियों की अवधारणा, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन की अवधारणा और विशुद्ध परोक्ष कर की अवधारणा है। फिर है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, सकल और विशुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल एवं विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय एवं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा। लास्ट पॉइंट है इसका राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय का मापन आप किस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि एक देश की टोटल इनकम कितनी है उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है सरकार को, ताकि वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना सके। तो वो किसके द्वारा करती है, उसकी विधियां हैं मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि और राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध बहुत बेसिक्स है कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। देखो बच्चों, अगेन आई एम सेइंग इकोनॉमिक्स और बीएसटी बिल्कुल इतने प्यारे सब्जेक्ट्स है, इतने इंटरेस्टिंग कि अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तब तो अच्छे से आप 85-90 इजीली कवर कर लोगे। बट अगर आप इसको बोरियत की तरह रट के अगर करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, लाइक 70-75। ये सब बच्चा एवरेज तो रट के भी ले आता है। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक्स और बीएसटी अगेन जितने ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे, जितना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे बजाय निबंधात्मक आंसर लिखने के। और ऐसी ही टिप्स मैं आपको जब एग्जाम्स आएंगे तब वीडियोस बनाकर देती रहूंगी, अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको बनाकर बताती रहूंगी। उसके लिए मेरे चैनल पर आप कंटिन्यू जुड़े रहें और याद से सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यूनिट नंबर 6 है मुद्रा एवं बैंकिंग। बैंकिंग बहुत इजी टर्म है, सब लोगों का आजकल बैंक अकाउंट में खाता होता ही है, बस हमें ये समझना है कि बैंकिंग प्रणाली काम कैसे करती है, उसके लिए हमें इस यूनिट का अध्ययन करना होगा। मुद्रा क्या होती है, सिंपल पैसे जो आप यूज कर रहे हो मुद्रा है। पर ये मुद्रा कैसे प्रयोग में आती है, कैसे इसका आरंभ हुआ, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या ये काम करती है। व्यापारिक बैंक अलग होते हैं और आपका केंद्रीय यानी आपका रिजर्व बैंक, वो क्या काम करता है, कैसे उनकी प्रणाली होती है, किस अधिनियम के तहत ये काम करते हैं, कैसे साख निर्माण यानी कि लोन मिलता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिस बच्चे को बैंकिंग इन सब में इंटरेस्ट है, ऑफकोर्स कॉमर्स लिए तो कहीं ना कहीं बच्चों का रहता है कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्लियर करके चलते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आय व रोजगार का निर्धारण, सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट के पास आय होगी, प्राइवेट सेक्टर के पास आय होगी, तभी तो वो रोजगार देगी। उपभोग फलन, बचत फलन, निवेश फलन की अवधारणा। उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति, बचत फलन और बचत प्रवृत्ति में निवेश फलन की अवधारणा है। आय उत्पादन का निर्धारण, समग्र मांग व समग्र पूर्ति की अवधारणा है। और आय के संतुलन स्तर पर आय का निर्धारण। अधिमांग न्यून मांग की अवधारणा, ठीक है। इसके बाद 8th है बजट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा। देखो बच्चों, घर को चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है, तो यहाँ तो हम एक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तो ऑफकोर्स सी बात है बजट बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, बजट का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य और घटक क्या होते हैं, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैपिटल रेवेन्यू, और एक तो आपका कैपिटल रेवेन्यू था और एक आपका कौन सा था, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। बजट घाटे की अवधारणा है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। देखो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं राजस्व में, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा में, बट जब आप मेरे वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये सब आपके दिमाग में मक्खन की तरह सेट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ व्यापार संतुलन में भुगतान, संतुलन की अवधारणा, विदेशी विनिमय दर का अर्थ व मांग व पूर्ति द्वारा विनिमय दर का निर्धारण, मुद्रा का अवमूल्यन व अधिमूल्यन। 5th पॉइंट नगद विहीन लेन देन। लास्ट पॉइंट है आपके लिए नगद विहीन लेन देन। इसका है आपके केवल 2 मार्क्स का है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं यूपीआई, ठीक है, भीम यूपीआई, आपका पेटीएम। और वैसे भी कोविड-19 के बाद जब ये सब इश्यूज आने वाले हैं कि टच करने में प्रॉब्लम है और इस पे आपकी करेंसी पे भी हो सकता है वायरस लगा हो, तो हमें क्या है ऑनलाइन लेन देन को भी बढ़ावा देना होगा, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए, आपके सब्जेक्ट्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बैक टू बैक मिलते रहेंगे। इससे आपके 12th आरबीएससी के बीएसटी का जो मैंने सिलेबस था वो पहले यहाँ पर अपलोड कर दिया है। जब वीडियो एंड होगी तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और आई एम सेइंग बच्चों, देखो बोर्ड एग्जाम है, पढ़ते रहो,
और अभी से स्टार्ट करो। जितना अच्छा आप, ठीक है ना, हमें लॉकडाउन पीरियड को इंजॉयबल बना सकते हैं। आपको ऑनलाइन सारी सुविधाएं अवेलेबल है, क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है। अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो हमें बाद में क्या होगा, बर्डन नहीं पड़ेगा। ओके गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।